नमस्कार। आज राइट एंगल के जरिए चलिए कर्नाटक में जो इलेक्शन कल होगा उसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। एंड राइट एंगल में आप जैसे जानते हैं, हम थोड़ा सा जो चीज आप लोग ज्यादातर पढ़ते हैं और देखते हैं उससे थोड़ा सा हम अलग तरीका से हमेशा देखने के लिए प्रयास करते हैं। तो कल जो चुनाव होगा उसके बारे में काफी चर्चा हो रहा है, अटकलें भी हो रहा है। एंड आपने देखे होंगे जब भी कोई चुनाव होता है हिंदुस्तान में एंड जब उसके बारे में चर्चा होते हैं एंड लोग ये सोचते हैं कि क्या नतीजा निकलेगा, क्या होगा, देन दो तीन जो तथ्य, तो नो मैं नहीं बोलूंगा, तथ्य इज नॉट द राइट वर्ड, जो आवामन काल से एक स्टीरियोटाइप वाला जो है वो थ्योरीज ज्यादातर आप लोग सुनते होंगे और देखते होंगे। एक तो पहले ये बोला जाता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एंटी इनकम्बेंसी, मतलब जो सरकार रहता है वो सरकार जब नेक्स्ट चुनाव होगा, ये जो एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर होता है उसके बेसिस पर ज्यादातर ये देखा गया है कि वो सरकार हारता है एंड जो विपक्ष जो होता है वो जीतता है। ये एक स्टेरियोटाइप है। लेकिन आप अगर गहराई से देखेंगे, ये स्टेरियोटाइप हिंदुस्तान में अभी काम नहीं करता है। काफी जगह पर काम नहीं करता है, काफी जगह पर काम करता है। तो मेरा पॉइंट इज दैट इसको एक फुल एंड फाइनल थिंग ये होने वाला है, इसके बेसिस पर बोलना मेरा ख्याल में निरर्थक है। अगर एंटी इनकम्बेंसी होता तो ओडिशा में नवीन पटनायक बार बार नहीं जीतते, ममता बनर्जी बंगाल में बार बार नहीं जीतते, और फॉर दैट मैटर जो यूपी में जो पिछले साल जो इलेक्शन हुआ वो तो कभी यूपी का इतिहास में भी नहीं हुआ था, बिकॉज इसका एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर होता है, जो सरकारी वाला पार्टी रहता है, वो यूपी में इतिहास में कभी जीता नहीं था, बट वो भी एक्सप्लोड हो गया। हरियाणा में भी काम नहीं किया, उत्तराखंड में भी काम नहीं किया। इवन मोदी जी जब 2019 में दोबारा नेशनल लेवल में जीते, वो थ्योरी भी काम नहीं किया। लेकिन हमारा कुछ पॉलिटिकल पंडित्स होते हैं, जो हमारा प्रोफेसरियल एकेडमिशियंस है, एंड इवन आप जो न्यूज़पेपर में सो कॉल्ड ग्रेट कॉलमनिस्ट एंड हमारा पत्रकार भाई लोग हैं, वो वही ओल्ड थ्योरी चलाते हैं, एंटी इनकम्बेंसी है तो इसका मतलब जरूर कांग्रेस जीतेगा, एंड इसका तो कोई चांस नहीं, क्योंकि कर्नाटक का इतिहास में भी अभी तक कोई रूलिंग पार्टी एग्जैक्टली दोबारा जीता नहीं है। जो पिछले बार जो इलेक्शन हुआ था तब कांग्रेस फुल मेजॉरिटी सरकार था, बट उसका मेजॉरिटी आया नहीं। तो वो आप बोल सकते हैं वो कोएलिशन किए थे कुमारस्वामी के साथ, वो अलग बात है, लेकिन वो सरकार को फुल मेजॉरिटी नहीं मिला था। हो सकता है उस थ्योरी को ये अप्लाई करके बोलते हैं कि अभी बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलेगा, और फॉर दैट मैटर कांग्रेस को मोर देन मेजॉरिटी मिलेगा। तो ये एक थ्योरी। दूसरा क्या थ्योरी है, स्टेरियोटाइप है। सब लोग जब करते हैं ना, एंड वो इतना आसान बना देते हैं हिंदुस्तान का लोगों को, जो वोटर को वो मूर्ख बताते हैं। मेरा ख्याल में ये जो एंड दैट बिलोंग्स टू पीपल ऑफ माय ट्राइब, और फॉर दैट पर्टिकुलर मूर्ख बोलते हैं, वो इतना आसान कर देते हैं। आपका ये जात है ना, ये जात पर तो ये जरूर वोट इसको दे देंगे, ये मतलब है कि ये इस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, मतलब जरूर इस तरफ को वोट दे देंगे। अरे भाई, अगर ये होता देन यूपी में अगर हमेशा ओबीसी लोग देंगे मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी को, और लालू यादव को देंगे बिहार में, देन
और उसके साथ अगर दलित मिल जाएंगे, जैसे बीएसपी के साथ मिला था हाथ, एंड इनका अगर आप न्यूमेरिकल मेजोरिटी लोगे कास्ट बेसिस पर जो होगा, देन तो कोई सरकारी चेंज नहीं होगा भाई। यूपी में सरकार चेंज नहीं होता, बिहार में सरकार चेंज नहीं होता। एंड सिमिलरली जब उन्होंने बोले कि कभी नेशनल इलेक्शंस होता है तो वो भी ये कास्ट पर बोलते हैं, ये कास्ट इतना तो इसके ऊपर जरूर तो वोट पड़ेगा। लाइक मैं यूपी में लास्ट टाइम बोले थे जाट लोग तो कभी वोट ही देंगे नहीं बीजेपी को, क्योंकि वो फार्मर्स, सो कॉल्ड फार्मर्स एजिटेशन, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ, ये फार्मर्स एजिटेशन नहीं था, दलाल एजिटेशन था, वो अलग बात है। लेकिन बात है अगर हिंदुस्तान का जनता अगर सिर्फ कास्ट का बेसिस पर वोट देगा और रिलीजन के बेसिस पर वोट देता, अभी तक कोई सरकार चेंज नहीं होते। लेकिन चेंज होता क्या हो, दैट मीन हिंदुस्तान का जनता तो मूर्ख नहीं है। तो आप बार बार ये स्टेरियोटाइप को क्यों प्रोपागेट करते हो? कर्नाटक में हम जब देखते हैं अरे वो लिंगायत वाला है, लिंगायत में तो वोट डिवाइड हो गया, भोकलगा से उनका नेता है वहां चला जाएगा, एंड वो कोई दूसरा कोई एक ओबीसी कास्ट है वो वहां चला जाएगा। अरे भाई वो थ्योरी जो स्टेरियोटाइप का और ज्यादा प्रमोट मत करो, क्योंकि वो काम नहीं देता है। अगर सिर्फ लोग उसी बेसिस पर वोट देंगे देन कोई सरकार बदलेगा नहीं। क्योंकि अभी देखिए सपोज बीजेपी हार जाएगा, लोग बोलते हैं बीजेपी के पीछे लिंगायत का सबसे ज्यादा सॉलिड सपोर्ट है कर्नाटक में, तो बीजेपी तो कभी हारता नहीं था भाई। तो ये जो स्टेरियोटाइप्स है वो स्टेरियोटाइप से थोड़ा सा अपना देखिए। एक बात तो आप नरेंद्र मोदी जी जब से आए हमारा नेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप से, इवन जब वो गुजरात में थे, वो कभी भी कोई जाति, कोई धर्म, कोई कम्युनिटी, कोई एक सेक्शनल इंटरेस्ट, उसके पर ये जो सब चर्चा होता था, पॉलिटिकल इक्वेशंस होता है, वो सब पॉलिटिकल इक्वेशंस को उन्होंने विफल कर दिया है एंड वो काम नहीं करता है। तो सिमिलरली उसी बेसिस पर अगर हम एनालिसिस करेंगे कि विश्लेषण करेंगे कि कर्नाटक का जनता इस चीज पर देगा एंड ये हो जाएगा, मेरा ख्याल में ये बुद्धिमान का काम नहीं है। तो वो जो जनता जनार्दन है वो क्या करेंगे वो अलग बात। तो अगर ये नहीं काम करता है तो आजकल का जो जनता एक्चुअली जो होता है, जो ये किस चीज पर रियली आजकल वोट करता है, ये क्या डेवलपमेंट बेसिस पर वोट करते हैं, क्या ये जो आपका सोशल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो वेलफेयरिज्म पर वोट करते हैं। तो ये सब चीज पर ठीक है, वो रिलीजियस, अच्छा वो भी एक अनदर स्टेरियोटाइप थ्योरी है कि वो कम्युनिटी पर होता है, मुस्लिम्स लोग एक जगह पर वोट देंगे। अरे भाई मुस्लिम लोग एक बार वोट देंगे तो इसका तो रिवर्स पोलराइजेशन हो सकता है। अगर कोई भी पार्टी अगर ओनली एम्फेसिस देगा कि ओनली मेरे को मुस्लिम्स वोट दें, वो हो सकता है ज्यादा नुकसान हो सकता है, बिकॉज सो कॉल्ड नॉन मुस्लिम वोट जो अगर पोलराइजेशन आप कर देते हो वो आपका वोट नहीं दे सकते। तो आपको अगर 10 वोट मिलता है लेकिन इन दी प्रोसेस आपका 50 वोट तो चले जाते हैं, ये तो कोई बुद्धिमान का काम नहीं है। तो ये जो थ्योरी है, मेरा ख्याल में कोई भी पार्टी इस बेसिस पर इलेक्शन आजकल जीत ही नहीं सकता है। तो किस बेसिस पर जीतता है, तो जैसे मैंने बोला उसका लिए कोई एक फुल प्रूफ कोई मैथमेटिकल थ्योरी तो बना नहीं कि लोगों में इधर परसेप्शन फैक्टर होता है, दूसरा कुछ फैक्टर होता है। बट मेरा विचार में ये जो डेवलपमेंट एंड ये जो सोशल और जो वेलफेयरिज्म, ये आजकल मेरा ख्याल में ज्यादा काम करता है। एंड ये अगर दोनों को आप देखेंगे, ये अगर जाति विशेष से ऊपर जाता है कि धर्म विशेष पर ज्यादा ऊपर जाता है एंड उनको पता लगता है कि हमारा कुछ न हुआ है, देन हो सकता है जब वो पोलिंग बूथ पर जाएंगे, वो अगर सपोज बीजेपी को देंगे नहीं, इसका मतलब उन्होंने सोचा कि उन्होंने कोई काम किए नहीं। अगर वो देंगे
उसका मतलब दे आर नो स्लाइटली सेटिस्फाइड एंड खुश हैं कि इन्होंने कुछ नो काम किए हैं। तो इस कंटेक्स्ट में मैं आपको कुछ आज जो टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं कुछ पोर्शंस आपको मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा एंड उसके पर मैं विराम लूंगा। वो बड़ा सिग्निफिकेंट ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आज निकला है, मिस्टर रुचिर शर्मा, ये एक इंटरनेशनली फेमस एनालिस्ट है, ग्लोबल इन्वेस्टर है, एंड इनका जो प्रोफाइल जो है ये कोई पार्टी विशेष को बिलोंग नहीं करते हैं, and उनका quality of his writings and this thing we all should be proud of it. He is one of our most talented Indians who has got an international name. तो उन्होंने लिखे हैं, ये क्या करते हैं, इनका एक हॉबी होता है, जब भी कोई इलेक्शन होता है तो वो जाते हैं, वो ये दिल्ली में बैठ के एनालिसिस करते नहीं, वो घूमते हैं। ये घूमने के बाद क्या लिखा है इन्होंने लिखा, मैं डेवलपमेंट का बात कर रहा हूँ कर्नाटक में। बिटवीन 2010 एंड 2022 कर्नाटक 22 मतलब till last year rose from 16th to 3rd richest state by per capita income. This boom has reached beyond Bengaluru and mark the sentence, biggest welfare spending increase in India. And then he says, since 2020, Karnataka has continued to rise currently and stands in 3rd place among all states. And first among large states. Karnataka saw its average income nearly triple over the decade to 2.8 lakh, and what we found was a stable, erasing the visible signs of backwardness to a degree we have never encountered before. मतलब इनका जो 10, 15, 20 साल का जो एनालिसिस हुआ है इलेक्शन से पहले, स्टेट्स में सब लोग घूम के गए हैं, वो बोले ये जो हमको देखने के मिला, अभी मैंने कभी भारत का, इंडिपेंडेंट भारत का जो इलेक्टोरल जो डेमोक्रेसी होने के बाद जो वो कवर कर रहे हैं, कभी वो देखा नहीं था। एंड ये क्या बोलते हैं, it is not that Bengaluru now is ranked among the world's most dynamic tech hubs. ये जो इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स होता है, जो डेवलपमेंटल जो साइंस और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, it is not the whole story. Bengaluru is not the whole story. That you can see all over the state. And let me again read. Karnataka's economic boom is also funding new welfare spending, which nearly tripled in the decade through 2019. The biggest increase in any state, 2019, 20, 21, ये सब BJP सरकार, incidentally, and Modi sarkar here at the center. The fact that these funds now go directly to the beneficiaries through the National Digital Transfer System is helping Bangalore's boom flow into the rural areas. A digital ट्रांसफर सिस्टम, भाई इसका क्रेडिट ये किसने शुरू किया? तो अगर आप चर्चा करेंगे, एनालिसिस में करेंगे, भाई ये तो श्रेय तो ओनली मोदी जी का है। ये जो आजकल जो हम सब करते हैं यूपीआई के थ्रू में और डायरेक्ट जो ट्रांसफर, ये तो इन्होंने शुरू किए, एंड ये बोल रहे हैं। एंड देन हिज कंक्लूजन इज दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट. Though my optimism for the future of India always grows, the farther I get from the toxic national politics of Delhi, I have never come away from my travels less conflicted, more upbeat. In Karnataka, the big story is the economy, which is the emerging as a genuine miracle.
ये बोलते हैं कि आप अगर ये दिल्ली का टॉक्सिक एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाओ एंड कर्नाटक का पार्ट्स घूमो, ये करो, वो जो फीडबैक जो उनको मिला है, वो जो अपबीट एंड पॉजिटिव फीलिंग जो उनका पैदा हुआ है, he says that as an Indian he feels proud. He never had this feeling ever before, and he has been surveying and doing this thing for the last 20-25 years. तो मेरा कहने का ये मतलब ये है कि ये दिल्ली में बैठ के दिल्ली का जो पॉलिटिकल चर्चा हम जो सुनते हैं एंड दिल्ली का लोग जो तथ्य आपको बताते हैं, मैं भी आप लोगों को सब अनुरोध करूंगा, आप इसके पर मत जाइए। मैं जब बोलता हूँ दिल्ली के जो करते हैं, इसमें भी मैं मेरे को भी इंक्लूड करता हूँ, आप मेरे पर भी मत जाइए मैं जो बोलता हूँ। लेकिन यही करते हैं कि इंडिया जो है, मेरा आज का जो मोरल ऑफ द स्टोरी दैट आई वांट टू कंक्लूड विद इज दिस: इंडिया इज नॉट दिल्ली, इंडिया इज बियॉन्ड दिल्ली। धन्यवाद, नमस्कार।